Okay, so this is lecture 13 on 11th Physics, FSC Physics Part 1, first year, chapter number 2, and the chapter name is Vectors and Equilibrium, and today the topic that we are going to cover are vectors, representation of vectors, Cartesian coordinate system. So let's start. Vectors and equilibrium. ओके सो हम डिस्कस करेंगे इनका क्या मतलब है और सब कुछ. सो लेट्स स्टार्ट. हमारी डेली लाइफ में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं अपनी इमारतों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, ऑफिसेज में रहते हैं, बड़े बड़े टावर्स होते हैं. सो इनकी स्टेबिलिटी, इनका इक्विलिब्रियम बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब अर्थक्वेक्स आते हैं या उनका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं हो तो विद टाइम वो ख़राब हो सकते हैं या किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ्स को ख़तरा हो सकता है. तो लिहाजा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम जो है कि सीरियस कंसर्न है. बैलेंस जो है एक सीरियस कंसर्न है. किनका? इंजीनियर्स का, फिजिसिस्ट का और आर्किटेक्ट्स का, क्योंकि इनके पीछे जो फिजिक्स के प्रिंसिपल, इसके पीछे जो इन प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है वो बेसिकली फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं. तो लिहाजा ये भले इंजीनियर्स हों या साइंस के स्टूडेंट्स हों, फिजिसिस्ट हों या आर्किटेक्ट्स हों, वेक्टर्स का इल्म होना और इक्विलिब्रियम के बारे में इल्म होना बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, किसी बिल्डिंग पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, वो फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं नहीं कर रही हैं. अगर वो फोर्सेस बैलेंस नहीं कर रही तो वो बिल्डिंग ढह सकती है, गिर सकती है, कैटास्ट्रोफी हो सकती है बहुत बड़ी. इससे बचने के लिए वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को, फिजिसिस्ट को. सही है. इसी तरह ब्रिजेस होते हैं. आपको पता है ब्रिजेस नॉर्मली जो सस्पेंडेड ब्रिजेस होते हैं वो केबल्स के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं. उनका जो प्लेटफॉर्म होता है ब्रिजेस का, वो केबल्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनके थ्रू स्टेबल होती हैं. तो इन केबल्स में टेंशन्स होती हैं, फोर्सेस होती हैं डिफरेंट, लाइक इस ब्रिज का वेट हो सकता है. तो इनके अंदर इन टेंशन्स, फोर्सेस और इन फोर्सेस के बैलेंस का जानना बड़ा ज़रूरी है, जो कि बेसिकली फ़िज़िक्स का एक ख़ास फ़िज़िक्स के कुछ ख़ास प्रिंसिपल्स पे बेस है. तो लिहाजा इस इल्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंजीनियर्स, फिजिसिस्ट, आर्किटेक्ट्स इस तरह के ब्रिजेस बनाएं कि जो स्ट्रक्चरली स्टेबल हों, मजबूत हों, फ्लेक्सिबल हों और लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग रन हो. सही है. तो लिहाजा इनको जानने के लिए अगेन वही वाली बात है, फिजिक्स के ख़ास इल्म का जानना ज़रूरी है, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो इसीलिए इस चैप्टर का नाम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है. सो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. वेक्टर्स क्या है? Those physical quantities which are completely specified or understood by its magnitude as well as its direction is called vectors या vector quantities या vectors. सही है. लेट्स से मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स यहाँ से लगाते हैं तो इसका एक डिफरेंट इफेक्ट होगा. ये ऑब्जेक्ट यहाँ मूव करेगा. ठीक है. इसी तरह इसी ऑब्जेक्ट पे आप यहाँ से फोर्स लगाते हो तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ मूव करेगा. इसका मतलब ये इवन आप सेम फोर्स भी लगाते हो, लेट्स से 10 न्यूटन, तो ये इस तरह मूव करेगा, और यहाँ पर अगर 10 न्यूटन लगाते हो तो वो यहाँ मूव करेगा. तो आप देखें फोर्स की डायरेक्शन का बड़ा खास असर है उस ऑब्जेक्ट की डायनामिक्स में. क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है कि जिसमें न सिर्फ मैग्नीट्यूड है बल्कि डायरेक्शन भी है. ठीक है. तो लिहाजा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसी तरह टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है. फर्ज करें नट है, इसको आप खोलना चाहते हैं. if this is R and if you are applying force this way
तो आप देख सकते हैं ये यूं घूमेगा तो ये नट टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो नट जो है ये नट जो है इस रेंज से टाइट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये नट खुल जाएगा। इट मीन्स टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो लिहाजा एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं वेक्टर क्वांटिटीज की? फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम आपको पता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम वेक्टर है, तो p बराबर होगा mv के। तो अगर इस वेलोसिटी के साथ अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो माइनस v के साथ ये इस तरफ मूव करेगा। तो देखिए इस मोमेंटम का इफेक्ट भी डिफरेंट है। अगर आप वेलोसिटी को चेंज करते हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी रिवर्स होती है। तो अब ऑब्जेक्ट बजाय राइट साइड पे जाने के लेफ्ट साइड में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी है, etc। इस तरह और बहुत सारे एग्जांपल्स फिजिक्स में जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो वेक्टर्स है, ठीक हो गया। सो दिस इज बेसिकली वेक्टर्स इज। अब सवाल ये कि इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। Question is how to represent vectors। जवाब है वेक्टर्स को के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक ग्राफिकल नोटेशन है, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल वे है, और दूसरा सिंबॉलिक वे है। मीन्स आप कहीं पे कॉपी में या बुक में कहीं लिख रहे हैं तो आप वेक्टर्स को कैसे लिखेंगे, और अगर आप ग्राफ पे लिख रहे हैं, ग्राफ में राइट अप कर रहे हैं, तो वेक्टर्स को कैसे लिखेंगे। तो सिंबॉलिक वे बड़ा सिंपल है कि किसी भी वेक्टर को किसी भी सिंबल, कैपिटल और स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके ऊपर एरो हेड डाला जाता है। मीन्स ए एक वेक्टर है जिसके ऊपर एरो हेड डाला हुआ है, इसी तरह इसके ऊपर डाला हुआ है। दिस इज वन वे, ठीक हो गया। अनदर वे कौन सा है? अनदर वे ये है आप बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करें। बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए विद वेक्टर यू कैन राइट ए दिस वे, और यू कैन राइट ए विद, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ स्मॉल ए विद एरो हेड यू राइट अ बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर्स। सो बुक्स में बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर विद एरो हेड से भी किया जाता है। तो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। वी विल फॉलो, हम फॉलो करेंगे एरो विद एरो हेड, सही हो गया। दिस इज अ सिंबॉलिक वे। समटाइम्स बुक्स में, मैथ्स की बुक में जब वेक्टर्स पढ़ाया जाता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन फिजिक्स बुक, तो वेक्टर्स को यूं रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज अगेन इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट। ये भी वही वे है, जस्ट ईज ऑफ यूज एंड रोटेशनल ईज है, और कुछ भी नहीं है। इसी तरह कुछ लोग यूं लिखते हैं, ठीक है, एरो भी हाफ डाल देते हैं, ठीक है। ये भी, दिस इज अगेन कंसिस्टेंट। So it is up to you which way you are writing, which way you want to write, okay। So this is all the symbolic way। इसी तरह graphical way क्या है? Graphical way ये है basically कि it is represented on graph by an arrow with a head, arrowhead, ठीक है, जो कि ये है। ये जो तीर का जो कैप है, इसकी जो टोपी है या हेड है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। एंड द लेंथ ऑफ वेक्टर, दिस लेंथ ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड शो करता है, इसकी क्वांटिटी शो करता है। जितना वेक्टर बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जितना वेक्टर कम होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, सही हो गया। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफिकल वे ऑफ राइटिंग द वेक्टर, ओके। अब बात करते हैं एक वेक्टर में। One thing is confirmed, there are two things, magnitude and direction, सही है। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हैं, सिंबॉलिक वे में लिखना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? इफ यू हैव अ वेक्टर, लेट्स से इफ यू हैव अ वेक्टर
ए, ठीक है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? ऐसे, वेक्टर का मॉड्यूलस, दिस इज मॉड्यूलस, मॉड्यूलस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड सिंबॉलिकली, मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिंबॉलिकली मैग्नीट्यूड यूं रिप्रेजेंट किया जाता है। और किसी वेक्टर की अगर आप खाली डायरेक्शन लिखना चाहते हैं, इफ वी आर टू राइट जस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो आपने क्या लिखना है? राइट जस्ट राइट ए के ऊपर हैट, सो दिस शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर समझने से पहले मैं आपको बताऊं, एक वेक्टर के ऊपर, एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसकी डायरेक्शन। मींस एक वेक्टर जो है ए कंप्राइजेज ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, सही है, विद डायरेक्शन। अब मैं यूनिट वेक्टर डिफाइन करता हूं। लेट्स डिफाइन यूनिट वेक्टर। अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगी। इसी डायरेक्शन वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसी डायरेक्शन वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं, सही है। इसी डायरेक्शन वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब देखें जरा, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर टाइम्स ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो अब अगर आप इस वेक्टर को, इस इक्वेशन को बोथ साइड से उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो ये चीज इससे कट जाएगी, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। और यहाँ पे क्या रह जाएगा? ए वेक्टर डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आप एरो हेड डालें या ना डालें फर्क नहीं पड़ता, इट इज अंडरस्टूड कि मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ देखें, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? यूनिट वेक्टर के साथ कितना मैग्नीट्यूड है? 1 मैग्नीट्यूड। सो लिहाजा यूनिट वेक्टर का फार्मूला बना 1 मल्टीप्लाई बाय ए कैप इज इक्वल टू ए कैप विच इज ए वेक्टर डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द फार्मूला फॉर यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। नाउ आई एम फॉर्मली डिफाइनिंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो मैं लिख सकता हूं सच अ वेक्टर whose magnitude is 1 and whose sole purpose, उसका sole मकसद जो है, is sole purpose is to represent the direction, represent the direction of vector is called unit vector, सही है। सो किसी भी वेक्टर के उस वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को आप डिवाइड कर दें, ख़त्म कर दें, तो जो चीज़ रह जाएगी उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, सही है।
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। सही है। सो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। सी, इफ देयर इज अ वेक्टर, लेट्स से दिस वेक्टर, then this is its length is equal to magnitude, and this shows direction, okay, so this shows direction. If this vector is a vector, then this shows a cap, and this thing shows a mod, okay. So this is all about unit vector. इस वेक्टर की टेल को हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, जिसे हम टेल कहते हैं, और इसकी टिप को हम हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड। ठीक हो गया। सो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक related with this vectors, which is Cartesian coordinate system. Coordinate system, जैसे मैप के ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं मैप में किसी चीज को इंडिकेट या लोकेट करने के लिए। ठीक है। In order to locate any point on the map, you use the north, south, east, west. In the same way, if you are to represent your vectors or any point on the graph, then you make use of a Cartesian coordinate system. ठीक है, Cartesian coordinate system. This is also called rectangular coordinate system. Coordinate system. ठीक हो गया। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, दो लाइंस चाहिए। Whenever two perpendicular lines, let's say this is along x-axis and another line which is along y-axis, cross each other at a 90 degree, they form a system of axes called Cartesian coordinate system. This forms a system of axes which are perpendicular to each other. ठीक है, is called rectangular coordinate system, or you can say Cartesian coordinate system. ठीक हो गया। So this is basically the idea of Cartesian coordinate system. Is this is x-axis, and since this is 0, so this is basically called positive x-axis, and this is negative x-axis, in analogous to the real line that we usually study in the maths, which is real line which is extended from minus infinity to plus infinity with the origin 0 at center. ठीक है। तो बेसिकली माइनस एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। इस सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया। नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स प्राइम का नाम दिया गया इस बुक में, और नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई प्राइम का नाम दिया गया है। ठीक हो गया। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से सपोज किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग अ वेक्टर। सपोज देयर इज अ पॉइंट P on this plane, this is origin, and this is x axis and this is y axis. तो इस पॉइंट P का जो एड्रेस होगा वो ये होगा कि अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट लें, इतने डिस्टेंस x एक्सिस में आए, जिसे a नाम दिया, a डिस्टेंस x एक्सिस में आए, और फिर उसके बाद आप वर्टिकली ऊपर जाएं,
कितना जाएं, b डिस्टेंस y एक्सेस में जाएं तो आप कहाँ पहुंचे होंगे, बेसिकली यहाँ पहुंचे हुए होंगे। ठीक हो गया। सो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, इसका जो एड्रेस है वो बेसिकली P A B है। A is along x axis, B is along y axis. So these two numbers are required to locate a point P on a Cartesian coordinate system. ठीक है, these are called coordinates. What? Coordinates. और इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो ये वेक्टर इस्तेमाल हुआ है, ये बेसिकली कहलाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको यूजुअली बुक्स में अंडर ग्रेजुएट और हायर सेकेंडरी स्कूल के बुक्स में इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो समटाइम्स डी से भी किया जाता है। इफ यू विश टू राइट इन टर्म्स ऑफ डी वेक्टर देन यू कैन राइट अगेन। So this is basically the idea of representation of a point using a vector on Cartesian coordinate system. So you can extend this two-dimensional Cartesian coordinate system into three-dimension just by extending or extrapolating another axis which is called z-axis. This is x-axis and this is called y-axis. ठीक है, x y z axis, these are all mutually perpendicular, pi by 2 and this is pi by 2. एक कमरे के कॉर्नर से आप तीन लाइनों को देख सकते हैं। ये अगर रूम की एक वॉल में लगी ये लाइन है बॉटम पे, या दूसरा बॉटम है तो ये छत पे जाती हुई लाइन है। तो ये आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व करें, सारे 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करते हैं। सही है। सो दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही हो गया। इसी तरह किसी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन Cartesian coordinate system, then we use angles. Alpha, beta, etc. कैसे? If you have two-dimensional Cartesian coordinate system, then if you are going to locate this point which is AB and this is a vector, then this direction of this vector D is represented by either alpha or beta. अगर आप एंगल x एक्सिस से लेंगे तो alpha along x एक्सिस और बीटा along y एक्सिस। ठीक है, एक ही वेक्टर काफी है, one is sufficient for two-dimensional Cartesian coordinate system। ठीक है, समझ आ गई। सो ऑब्वियसली अगर अल्फा से रिप्रेजेंट करना है तो बीटा किसके बराबर होगा, वो 90 माइनस अल्फा के बराबर होगा। ऑब्वियसली बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखना पड़ेगा, जो कि सेंस नहीं बनाता। सो ये फ़ायदेमंद नहीं है। तो इट मीन्स यू हैव टू टेक ओनली वन एंगल in order to locate the direction, in order to show the direction of a vector D which represents a point P on two-dimensional Cartesian coordinate system. So ये हो गया। You can extend this idea to three dimension. Let me show you. If this is x y axis, this is x axis and this is z axis, z x y, and your point is on three-dimensional space point, किसी स्पेस में है a b c, where a is this distance and b is this distance and c is basically this distance. तो आप लिख सकते हैं इसको अल्फा नाम दे सकते हैं, इसको आप बीटा नाम दे सकते हैं, इसको आप गामा नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया। सो अल्फा बीटा गामा, आप यहाँ पे आप तीन एंगल्स की मदद से इस वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन of a vector on three-dimensional Cartesian coordinate system. So this is it. This is done. So thanks for watching this video. Up till next video. Bye bye. अगली वीडियो हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स स्टडी करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स स्टडी करेंगे। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। टेक केयर।